जब बज़ एल्ड्रिन लूना मॉड्यूल से बाहर निकले और अपना पहला कदम चंद्रमा पर रखा तो जनाब उनका पहला शब्द था वाओ ब्यूटीफुल व्यू। और ये कहना मुश्किल नहीं है, क्यों? हमारी धरती ऊपर से बहुत ही शानदार और छोटी दिखती है, लेकिन इतनी दूर से अपनी धरती की सतह पर होने वाली अद्भुत घटनाओं को अपनी आंखों से देखना, भाई ये नजारा कभी मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट जो लगभग हमसे 250 मील की ऊंचाई पर बैठे हैं, लगातार भयानक तूफानों को समुद्र तट पर टकराते हुए देखते हैं। बादलों के बीच ज्वालामुखी का फटना और देश भर के जंगलों को आग से भस्म होते हुए देखना है उनका रोजमर्रा काम। आपको लगता होगा कि इन घटनाओं को जमीन पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, लेकिन इन्हें ऊपर से देखना इससे कहीं भयानक है। चलिए कुछ ऐसे प्लेनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और देखते हैं अंतरिक्ष से देखी गई अब तक की सबसे दिलचस्प घटनाओं को। हैप्पी मून डे। भाई क्या ये कोई विशाल सिगरेट है जो ग्रह पर जल रही है, या किसी चीज के जलने का निशान है जो एलियन के जहाज द्वारा पीछे छूट गया? जी नहीं भाई, ये असल में सोलर एक्लिप्स की छाया है और ये सोलर एक्लिप्स से बनता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजरता है, जो सूर्य की रोशनी को ढक देता है और धरती पर चंद्रमा की छाया पड़ जाती है। शायद आपको याद होगा कि 2021 में ये छाया अंटार्कटिका के ऊपर पड़ी थी, लेकिन ये छाया सिर्फ 2 मिनट तक बनी रही थी। तो ये कुछ मुट्ठी भर साइंटिस्ट के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉस्मिक डिस्प्ले थी। और हाँ, साथ ही 20 मिलियन पेंगुइन के लिए भी, जो जैसा कि आप जानती हैं पोलर एक्लिप्स बहुत ही रेयर होता है क्योंकि सूर्य की रोशनी पोल्स पर कभी कभार ही पहुंचती है। वे इतने रेयर है कि साइंटिस्ट द्वारा बताया गया है कि अगला सोलर एक्लिप्स 2039 तक नहीं होगा। एक्लिप्स बेशक एक बहुत ही अद्भुत घटना है, लेकिन आपको कभी भी सीधे इसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप अंधे हो सकते हैं। सूर्य की रोशनी सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए चंद्रमा द्वारा ग्रहण की जाती है। उसके बाद सूर्य की थोड़ी सी भी किरण आपके रेटिना को जला सकती है, जिसका परिणाम सोलर रेटिनापैथी के रूप में आता है, जहां आपकी दृष्टि में लगातार ब्लाइंड स्पॉट आ जाते हैं। खैर, मुझे यकीन है कि उन सभी पेंगुइन की आंखें बिल्कुल ठीक रही होंगी। रात और दिन, जहां तक मुझे लगता है तो सनसेट जितना सुंदर नजारा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सूर्योदय को भी देख सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट सूर्योदय के समय कभी नहीं सोते और यहाँ तक कि वे हर 90 मिनट में एक बार ही मंजर देखते हैं? पर भाई साहब, ये संभव कैसे है? खैर, आपको बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन धरती के ऑर्बिट में लगातार 16,700 मील प्रति घंटे की गति से घूमता है, जिसे वे पूरे ग्रह का चक्कर सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में लगा लेते हैं। जिसका मतलब है कि एस्ट्रोनॉट एक दिन में 16 सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं, जबकि हम में से बाकी लोगों की सुबह की रस्में और आरामदायक रात का समय एक जैसा रहता है। पर अंतरिक्ष यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि ये दिन कौन सा है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात बस यार, मैं तो बोल बोल कर ही थक जाऊंगा। फिर भी मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस मंजर को देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या आप जानते हैं कि और क्या क्या देखना दिलचस्प है? जी हाँ, उन लाखों लोगों को जो सब्सक्राइब बटन को हिट कर चुके हैं। आप सब अभी इस दुनिया से बाहर हैं। अगर तो आपने पहले नहीं किया तो इसे जरूर हिट कर लें। अगर आप एक्स्ट्रा उदार महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपनी दूरबीनों को एक और नजारे की तरफ घुमा लीजिए। साइलेंट डिस्को। हो सकता है अंतरिक्ष में कोई आवाजें सुनने के लिए ना हो, लेकिन यहाँ जगमगाती रोशनी जरूर है। ऑरोरा बोरेलिस या उत्तरी रोशनी, शायद आप इनके बारे में जानते होंगे। इसे पृथ्वी पर देखने का एक लुभावना नजारा हो सकता है, लेकिन इसे अंतरिक्ष से देखना और भी कूल लगता है। शुरू में पृथ्वी पर आपके द्वारा देखे जाने वाले कुछ लहराते रिबन से बहुत बड़े दिखाई देते हैं, पर इन फ्लोरेसेंट रोशनी के विशाल फैलाव को पृथ्वी की सतह पर सैकड़ों मील की दूरी से देखना किसी कर्ली और रंग बिरंग वेव्स की तरह महसूस होते हैं। वाह, ये किसी प्रकार की गैलेक्टिक वेव जैसा नजर आता है। भाई, एलियंस वहां ऊपर एक कॉस्मिक कोचिला की मेजबानी कर रहे हैं। बेशक ये काफी मजेदार लगता है, पर ऑरोरा कोई विशाल अंतरिक्ष पार्टी नहीं है, बल्कि ये खतरनाक सौर हवाओं के खिलाफ हमारी पृथ्वी की रक्षा का एक हिस्सा है, क्योंकि सूर्य इसके लिए एक विस्फोटक की तरह है जो लगातार चार्ज पार्टिकल्स पैदा करता है। और कभी कभी ये चार्ज पार्टिकल्स का एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसे सोलर स्टॉर्म के रूप में जाना जाता है। इन तूफानों को बनाने वाला इन चार्ज घातक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में बहुत जोर से टकराते हैं। कहा जाता है कि ये तूफान लगभग 45 मिलियन प्रति घंटे की रफ्तार से टकराते हैं, लेकिन हम इन हानिकारक पार्टिकल से सुरक्षित हैं, क्योंकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उन्हें पूरी तरह से उत्तरी और दक्षिणी पोल्स की ओर मोड़ देता है। पर यह डिफ्लेक्शन एक ऐसी एनर्जी को रिलीज करती है जो हमारे वातावरण में गैसों को जन्म देती है। जैसे नाइट्रोजन गैस एक लाल अरोरा का कारण बनती है, जबकि ऑक्सीजन एक शानदार हरे रंग की चकाचौंध करता है। और इस नजारे को देखने के लिए एस्ट्रोनॉट्स के पास एक शानदार शीट है, लेकिन वे बहुत करीब नहीं जा सकते क्योंकि अरोरा एक रेडियो एक्टिव फील्ड है। नासा के पास इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल भी जो अंतरिक्ष यात्री को अरोरा डिस्प्ले के पास रहने के लिए सीमित समय देता है। तो भाई साहब, शायद अरोरा बोरेलिस एक ऐसी चीज है जो पृथ्वी पर देखने के लिए सबसे बेहतर हो सकती है, क्योंकि हम तो पहले ही मैग्नेटिक फील्ड की सुरक्षा के पीछे हैं भाई। एक भयानक विस्फोट। चलिए एक बार फिर से 2013 में चलते हैं, जब किसी चीज ने सचमुच रूसी शहर के चेल्याबिंस्क को हिला कर रख दिया था। तो जनाब पेश है एक टूटता तारा। जी हाँ, एक 66 फीट डायमीटर वाली अंतरिक्ष चट्टान आकाश में उड़ रही थी, जो लगभग 42,690 मील प्रति घंटे की डरावनी गति से चल रही थी। इस गति से जैसे ही चट्टान हमारे वायुमंडल के मौजूद पार्टिकल से टकराई तो एयर रेजिस्टेंस बनने के कारण ये जलने लगी और आकाश में इतनी तेजी से चमकने लगी कि कुछ ही पल में सूरज से भी ज्यादा चमकीली हो गई। इस भयानक दबाव के कारण ये तारा चेल्याबिंस्क शहर के लगभग 18.5
मील ऊपर ज्यादा जाकर फट गया, जिससे एक परमाणु विस्फोट की तुलना में और ज्यादा मजबूत लहर पैदा होगी। जैसे कि ये भयानक विस्फोट अंटार्कटिका के इलाके से कुछ ही दूरी पर हुआ, तो इससे पैदा होने वाली लहरों ने शहर में खिड़कियां तक तोड़ दी, जिसके परिणाम से शहर में लगभग 1200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इस विस्फोट ने चेल्याबिंस्क के आकाश में धुआं कर दिया और कई लोगों को ये पूरी परीक्षा एक सर्वनाश घटना की तरह महसूस हुई। लेकिन अंतरिक्ष के यात्रियों के ये विशाल विस्फोट सिर्फ एक राडार ब्लिप की तरह नजर आया। देखो, क्या आप वे सुपर स्मॉल स्ट्रीक देख पा रहे हैं? जी हाँ, सैटेलाइट से कुछ इसी तरह दिखाई दिया। ये ऊपर से इतना छोटा दिख रहा था कि ISS पर सवार अंतरिक्ष यात्री इसे देख भी नहीं पाए। और दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारे तो तारे अंतरिक्ष में ऐसे नजर आते हैं, पर कैसे? हर साल लगभग 15,000 टन का अंतरिक्ष कचरा पृथ्वी के वायुमंडल बहुत आसानी से प्रवेश कर लेता है, पर ज्यादातर कचरा एयर रेजिस्टेंस में पैदा होने वाली तेज गर्मी से जल जाता है, जिससे बड़े से बड़े उल्कापिंड भी छोटी चट्टानों में बदल जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो अंतरिक्ष में हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाली छोटी छोटी चट्टानें भी बहुत नुकसान कर सकती हैं। इसका परिणाम अभी आपने चेल्याबिंस्क शहर में देख लिया। इसीलिए नासा ने अपना एक प्लानेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस का निर्माण किया है, ताकि वे अंतरिक्ष में उड़ने वाले किसी भी पार्टिकल की निगरानी कर सकें। ये सैटेलाइट हमारी पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में किसी भी चट्टान की हलचल आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सैटेलाइट इतनी मॉडर्न है कि ये हमें आने वाले खतरे के बारे में पहले ही चेतावनी प्रदान कर सकती हैं, अगर कुछ बड़ा होने वाला हो। आखिर हम डायनासोर की तरह लुप्त तो नहीं होना चाहते। स्पेस पेंट। तो भाई अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स खुद को सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रखते जो वे अपनी आंखों से देख सकते हैं। मुझे पता है कि सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उनके पास वहाँ कुछ फैंसी तकनीक भी है। नासा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तस्वीरों को कैप्चर कर सकता है और उनके परिणामों को कंपाइल करके कुछ इस तरह से बदल सकता है। क्या आपको पता है कि ये क्या हो सकते हैं? किसी प्रकार का सुपर साइज ऑयल स्पिल? शायद नहीं। ये मोरक्को में एंटी एटलस पर्वत श्रृंखला है। आपको बता दूं कि इस तस्वीर में विजिबल और इंफ्रारेड लाइव वेव्स को एक साथ जोड़ा गया है, और ऐसा इसलिए ताकि वे पर्वत श्रृंखला की कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग में शामिल चट्टानों को अलग अलग परतों को दिखा सकें। चट्टानों की ये फोल्डिंग तब बनी थी जब अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ 80 मिलियन साल पहले टकराई थी। भाई ये तो किसी पेंटिंग की तरह लगता है ना? और इससे भी ज्यादा फैंसी कट्टर ब्रश स्ट्रोक को देखने के लिए बहामा सैंडबैंक की इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए। ऐसा लगता है कि इस तस्वीर को हाथ से पेंट किया गया है ना? लेकिन ये पेंटिंग असल में प्रकृति के खास स्किल का कमाल है। यहाँ दिखाई जाने वाली लहर जैसी आकार की तरंगे समुद्र के तल पर मौजूद सफेद मूंगा रेत के टीले हैं, और ये अक्सर गहरे समुद्र की धाराओं की वजह से बनते हैं। और जितने भी ब्लू और ग्रीन रंग की परतें हैं वो अलग अलग मात्रा में अलग अलग गहराई में समुद्र की घास के बढ़ने का परिणाम है। द ओवरहेड लैंड 7 सैटेलाइट इतनी मॉडर्न थी कि ये बहामा बैंक की उतली गहराई को भी बहुत आराम से विस्तार में कैप्चर कर सकती थी, पर ये कुछ जगहों पर तो सिर्फ 7 फीट तक ही गहरा है। लेकिन कभी कभी आपको सिर्फ एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए सिर्फ एक सिंपल कैमरा जूम की जरूरत होती है। जरा इस क्लोजअप इमेज पर नजर डालिए, जो जमी हुई नीपर नदी की है और रूस से होते हुए काला सागर में बहती है। आपको बता दूं कि ये नदी 1400 मील लंबी है और अक्सर सर्दियों के मौसम में दिसंबर और मार्च के बीच जमी रहती है। हर साल की सर्दी में इसके जमे हुए घुमावदार मोड़ एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे आसानी से पिकासो द्वारा खुद चित्रित किया जा सकता है। गर्मियों के मौसम में बर्फ पिघल जाती है और नदी वापस अपनी असली अवस्था में लौट आती है, लेकिन अंतरिक्ष से इसे पहचानना लगभग असंभव है। कौन जानता है कि माँ प्रकृति के पास अपनी खुद की कॉस्मिक विश किट भी हो सकती है। भाई तूफान के हमले। अटलांटिक महासागर की बात करें तो हर साल औसतन 10 तूफान यहाँ तो आते हैं, जिनमें से 3 सुपर तूफान होते हैं जो हरिकेन विंड स्केल में तीसरी, चौथी या 5वीं कैटेगरी में आते हैं। तो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाने के दौरान अंतरिक्ष यात्री इन तूफानों को बनते हुए देख सकते हैं, और वो ये भी देख सकते हैं कैसे ये तूफान समुद्र के आर पार जाकर तटरेखाओं में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल उस तूफान ईडा की तरह है जो लुइसियाना में साल 2021 में आया था और अंतरिक्ष से देखे गए दक्षिणी US को तबाह कर गया था। जी हाँ, अंतरिक्ष से ये तूफान एक दिलकश नजारे की तरह दिख रहा था, लेकिन नीचे जमीन पर यह विनाश की एक धारा थी। कैटेगरी 4 के इस तूफान ने पूरे राज्य को तहस-नहस कर दिया था, वो भी 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। और लुइसियाना के लिए पहला तूफान नहीं था, क्योंकि ठीक 1 साल पहले भी ये राज्य तूफान लॉरा से तबाह हो गया था, जो एक कैटेगरी 4 का तूफान था। और इस तूफान को NOAA-20 सैटेलाइट से देखा गया था। हालांकि हरिकेन लॉरा देखने में शांत लग रहा था, जैसे ये कैंडी का कोई विशाल भंवर हो जो 60 मील में उड़ रहा हो, लेकिन इसके शांत पहलू से मूर्ख मत बनो, क्योंकि भाई इस तूफान ने लुइसियाना और टेक्सास को तेज गति से लगभग 150 मील प्रति घंटे की स्पीड से बर्बाद कर दिया था। हालांकि एक्सपर्ट्स ने बताया कि इन तूफान के हवाओं की पूरी ताकत केंद्र में 205 मील से भी ज्यादा होती है। पर यार ये काम कैसे करता है? ये तूफान तब बनते हैं जब समुद्र में मौजूदा गर्म हवा ऊपर उड़ती है और फिर ठंडी हो जाती है, तो पानी बादलों में बदल जाता है और गर्मी छोड़ता है, जो तूफानों को शक्ति प्रदान करता है। तो बढ़ने के लिए एक तूफान को अपने अंदर अधिक हवा चाहिए, तो ये हवा को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाती है और केंद्र की ओर खिंच जाती है, और जब हवा तेज होती है तो गर्मी छोड़ती है, और तब थर्मल एनर्जी तूफान की आंख जैसे इस आकार की तरफ जाती है।
ये शांति का एकमात्र केंद्र है जहां तूफान की हिंसक हवाएं गायब हो जाती हैं। तो ऊपर अंतरिक्ष में मंडराते हुए एस्ट्रोनॉट्स जो आईएसएस जहाज पर सवार हैं, वे इस हरिकेन डोरियन की आंख को कैप्चर करने में सक्षम थे। इस काम को धरती पर करना संभव है क्योंकि इस आंख का डायमीटर 12 मील तक फैला होता है। ये हरिकेन डोरियन कैटेगरी 5 का तूफान था जिसने बहामास को भी साल 2020 में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था, वो भी अपनी 220 मील प्रति घंटे की तेजी से। इस तूफान ने $3.4 बिलियन का नुकसान किया, लेकिन जनाब 250 मील ऊपर से आईएसएस इसे पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के देखने में सक्षम था। हालांकि जब ताबड़तोड़ नुकसान की बात पहुंची तो तूफान डोरियन को बहुत आसानी से क्रूर तूफान फ्लोरेंस ने हरा दिया। दरअसल ये तूफान उत्तरी कैरोलिना में दुर्घटनाग्रस्त साल 2018 में हुआ और 1.7 मिलियन लोगों को अपने घरों को खाली करना पड़ा। इसने उत्तरी कैरोलिना को 8 ट्रिलियन गैलन बारिश से भिगो दिया, वो भी 120 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ, जिसने 17 से 22 बिलियन की संपत्ति का नुकसान किया। लेकिन हमारे प्यारे अंतरिक्ष यात्री इस तूफान की 30 मील चौड़ी आंख को कैप्चर कर रहे थे और यहाँ तक कि अंतरिक्ष से आप हवाओं की राक्षसी प्रकृति को भी देख सकते हैं। इस विशाल तूफान ने पृथ्वी के पूरे कर्वेचर को लगभग ढक लिया था, लेकिन भाई मुझे पूरा यकीन है कि आईएसएस पर सवार अंतरिक्ष यात्री इस बात से खुश होते हैं कि वे उस दिन जमीन पर नहीं थे। लावा लैंप एक्टिव ज्वालामुखी टाइम बम की तरह टिक टिक करते हैं और जब ये विस्फोट करते हैं तो वे सैटेलाइट को भी हिला सकते हैं। जी हाल ही में 2022 में हंगा टोंगा हंगा ज्वालामुखी विस्फोट ने ऐसी शॉक वेव फैलाई जिन वेव की वजह से आयोनोस्फीयर में 450 मील प्रति घंटे की गति से हवा पैदा हुई। तो भाई आपको बता दूं, ये धरती के वायुमंडल के आखिरी लेयर है जो अंतरिक्ष के ठीक किनारे पर है। पानी के नीचे फटने वाले ज्वालामुखी ने धुएं का गुबार भी छोड़ा जो इतना बड़ा था कि ये मेसोस्फीयर तक पहुंच गया, जो वायुमंडल की तीसरी परत और धरती से 25 मील ऊपर है। इस विस्फोट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया क्योंकि ये विस्फोट 18 मेगाटन टीएनटी के बराबर था और आपको बता दूं ये वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किए गए परमाणु बमों से भी ज्यादा शक्तिशाली, और विस्फोट को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे ओवरहेड नुआ गोज वेस्ट सैटेलाइट द्वारा कैप्चर किया गया था। मुझे यकीन है कि अंतरिक्ष यात्रियों को बाद में कुछ पेच कसने पड़े होंगे क्योंकि वे इस विस्फोट से ढीले हो गए होंगे। हाल ही कुछ सालों में तैनात की गई सैटेलाइट एक ज्वालामुखी विस्फोट के एम्ब्रेला इफेक्ट को कैप्चर करने में सक्षम हुई है, वरना इस एक्सप्लोजन के ऊपरी हिस्से को जमीनी स्तर से देखना लगभग असंभव था। लेकिन फिर भी इस घटना को बहुत ही साफ तरीके से कैप्चर किया गया। ये रायकोक विस्फोट लगभग साल 2019 में हुआ था। आपको बता दूं कि अम्ब्रेला इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जहां ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में हवा के दबाव से बंद हो जाता है, जिससे एक चपटा प्रभाव पैदा होता है क्योंकि धुआं उड़ना बंद हो जाता है और उसके बजाय वो फैल जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं लगभग 10 मील तक वायुमंडल में फैलता है और उसके बाद एक अम्ब्रेला टॉप बनता है। ज्वालामुखी का ये विस्फोटक प्रभाव लगभग 48 घंटे तक रहा, जिस दौरान 9 विस्फोट दर्ज किए गए। आईएसएस का यहाँ लगातार घूमने का मतलब है कि इन्होंने कई ज्वालामुखियों पर कुछ सालों से कार्रवाई भी की है, जिससे शामिल 2009 का सर्जियो ज्वालामुखी भी विस्फोट है जो रूस के कुरिल द्वीपों पर हुआ था। आईएसएस ने न केवल ज्वालामुखी का धुआं बल्कि उसके पायरोक्लास्टिक फ्लो को भी कैप्चर किया। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उनको बता दूं कि पायरोक्लास्टिक फ्लो गैस गर्म गैस और ज्वालामुखी के निकलने वाले मटेरियल का तूफान होता है जो बढ़ते हुए ज्वालामुखी के किनारे से नीचे की तरफ आता है और वे रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने अंदर के तापमान से भस्म कर देते हैं, जो लगभग 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। देखा जाए तो असल में इसे जमीन से कैप्चर करना बहुत ही कठिन है, लेकिन अंतरिक्ष में उड़ान भरता हुआ आईएसएस 1 मिनट में ही इसकी 29 तस्वीरें लेने और बाकियों पर कार्रवाई करने में सक्षम था। यार जैसे 36 मील ऊंचा प्लम अंतरिक्ष में बादलों के बीच पड़ते हुए देखना इसके लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि नासा का ये सैटेलाइट अपनी टेक्नोलॉजी से इंफ्रारेड इमेजिंग का इस्तेमाल करके लावा फ्लो को भी ट्रैक कर सकता है और वो भी इस भयानक धुएं में। इस तरीके से वे लगभग हमेशा के सबसे गर्म हिस्से को ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि ये कुछ ऐसा है जिसको पृथ्वी पर रह रहकर देखने की और भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि अगर जियोलॉजिस्ट चाहें तो इसे देखने के लिए लगभग 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तक जा सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर उन्होंने गलत कदम उठाया तो ये एक ऐसी गलती होगी जो आप बस एक ही बार कर सकते हैं भाई। एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें कैप्चर करना सिर्फ एक सुंदर स्क्रीन सेवर को लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे बदलते ग्रह को डॉक्यूमेंट और इस पर स्टडी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर पर वर्तमान के क्लाइमेट क्राइसिस और पृथ्वी के पिघलने वाले हिमखंडों के मामले में। जैसे ग्रीनलैंड के पेटरमैन ग्लेशियर को ले लीजिए, जिसके ऊपर नासा बहुत ही दिलचस्पी के साथ निगरानी कर रहा है, वो भी साल 2010 से। क्या आप उन छोटे बिंदुओं को देख रहे हैं? वो असल में 1 मील चौड़ी पिघली हुई पानी की झील है। जी हाँ, ये टाइड वाटर ग्लेशियर 43 मील लंबा और 9.3 मील चौड़ा है, जो ग्रीनलैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है। लेकिन ये अलग अलग हिस्सों में टूटने लगा है और अगस्त 2010 में एक विशाल 100 स्क्वायर मील आइसबर्ग ने इस ग्लेशियर को तोड़ दिया और इसकी मात्रा पर लगभग 25% तक कम हो गया और बर्फ के इस टुकड़े का नाम पीटरमैन आइस आइलैंड रखा गया। पर यह मसला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। 2012 में एक और बर्फ का टुकड़ा टूट गया। एक 100 स्क्वायर मील आइसबर्ग ने ग्लेशियर के उत्तरी सिरे को तोड़ दिया। हालांकि ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि नासा के सैटेलाइट ने इस ग्लेशियर में सालों पहले ही एक बड़ी दरार देखी थी और दुख की बात यह है कि बर्फ की ये चादर लगातार छोटी होती जा रही है।
इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे आयरॉनिक देश है, क्योंकि इसमें असल में 80% बर्फ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के औसत सतह के तापमान में पिछले एक दशक से हर साल लगभग 2 डिग्री फ़ारेनहाइट की बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। और ये सिर्फ ग्लेशियर की बात नहीं जो गायब होने लगे, बल्कि प्राचीन बाफिन बे, जो कि बाफिन द्वीप और ग्रीनलैंड शहर के पश्चिमी तट के बिल्कुल बीच में स्थित है। ये स्थान बहुत ही पुराना है और लगभग 2500 सालों से बसा हुआ है। इस स्थान पर सबसे पहले रहने की शुरुआत इनुइट लोगों के पूर्वजों ने की थी, पर बहुत सालों से यहाँ जाना नामुमकिन सा हो गया क्योंकि ये पूरी तरह से जम गया है, या शायद ये पहले से ही ऐसा हुआ करता था। चलिए जरा एक बार इस कंपोजिट तस्वीर पर नजर डालते हैं जो नासा के सैटेलाइट ने 2000 में ली थी। जो वे छोटे नीले बिंदु हैं वे पिघले हुए पानी की झीलें हैं, लेकिन इसके अलावा ये विशाल बर्फ की चादर काफी हद तक बरकरार है। पर अब जरा यहाँ पर एक नजर डालिए। बाप रे, ऐसा लगता है जैसे किसी ने थॉर के हथौड़े से बर्फ को कुचल दिया हो, लेकिन यहाँ किसी भी हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये बस क्लाइमेट चेंज का एक क्रूर प्रहार था। उफ। अब सैटेलाइट तो पूरे साल के दौरान हमारे ग्रह के स्नैपशॉट लेने के लिए तैयार बैठी रहती हैं। तो चलिए जरा एक नजर यहाँ पर डालिए। ये तस्वीर लैंडसैट 8 सैटेलाइट ने अपने ऑर्बिट में रहकर किसी तरह कैप्चर की है, पर अब इसने साउथ के कजाकिस्तान में डेल्टा ओएसिस को पार कर लिया है। यहाँ ये सर्दियों के आखिरी झटकों से कांप रहा था। ये एक डेल्टा वो जगह है जहाँ एक तेज बहने वाली नदी धीमी हो जाती है और अपना तलछट जमा करती है। जहाँ पर जिस घूमने वाली चीज को हाईलाइट किया गया है वो बस इकट्ठा हुआ कूड़ा है जो बर्फ के पिघलने और टूटने की वजह से घूमता है, जो बलखाश झील के पास है। वर्तमान में बलखश झील एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और दुनिया में 15वीं सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये भी सिकुड़ने लगी है। हाल ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के निर्माण ने ईली नदी को आगे बढ़ाया है, जिससे पानी को झील की तरफ जाने से रोक दिया है। हालांकि ये कहना बहुत ही शर्म की बात है, पर यह महत्वपूर्ण है कि नासा इन तस्वीरों को पहले सामने लाए, वरना ऐसा ना हो कि उससे पहले ये पूरी तरह से गायब हो जाए। गर्म सामान। जैसा कि हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और उसकी वजह से जंगल की आग में बढ़ोतरी होती जा रही है। बताया जा रहा है कि कम से कम 50% तक 2100 तक बढ़ना तय है, और जबकि जमीनी स्तर पर यह सुनने में तो विनाशकारी लगता है, पर इससे अंतरिक्ष देखना और भी बुरा बना देता है। आइए एक नजर डालते हैं 2019-20 के ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर सीजन पर, जो कि बहुत ही भयानक रूप से रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। लगभग 60 मिलियन से 84 मिलियन एकड़ जमीन आग की इस लपेट में आकर बर्बाद हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 3500 घर नष्ट हो गए और 73.26 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ये इतनी ज्यादा तेज आग थी कि नासा ने भूमि को गलाने वाले मोटे धुएं को भी कैप्चर कर लिया। ये आग पैसिफिक महासागर के आसपास 6800 मील की यात्रा कर चुकी थी और यहाँ तक कि चिली और अर्जेंटीना को भी प्रभावित किया। इससे निकलने वाला धुआं धीरे धीरे पूरे ग्रह पर फैल रहा था। इसके साथ साथ नासा की सैटेलाइट ने 2020 के पश्चिमी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में लगी आग को भी कैप्चर किया। इंफ्रारेड मैपिंग के साथ फोटोग्राफी को कंपोजिट करने वाली तस्वीरें आग के बड़े आकार और धुएं के विशाल हिस्सों के बीच के अंतर को उजागर करती हैं। इस आग ने मेगा फायर का रूप ले लिया, जो बड़े पैमाने पर दूर दूर तक फैल गया और जलते जलते लगभग 10.2 मिलियन एकड़ से ज्यादा भूमि जल गई और आग बुझाने के प्रयास में $3 बिलियन ज्यादा पैसा खर्च हुआ। हालांकि इससे भी ज्यादा घातक 2018 कैलिफोर्निया कैंप की आग थी, जब 52,000 लोग इस जगह को खाली करने में थे। पर ओवरहेड नासा सैटेलाइट इस जंगल की आग के भयानक विनाश को बिल्कुल डिटेल के साथ कैप्चर करने में जुटी हुई थी। आग एक खराब बिजली लाइन से लगी थी, पर पूरे कैंप में फायर इतनी तेजी से नीचे की ओर फैल गई जिसे देखते ही देखते दहकने लगा पूरा शहर। उसका सफाया कर दिया। कैंप में लगी इस आग ने 240 स्क्वायर मील भूमि को जला दिया, जिसकी वजह से 16.7 बिलियन संपत्ति का नुकसान हुआ और पृथ्वी से 430 मील ऊपर चक्कर लगाते हुए भी लैंडसैट 8 सैटेलाइट को इस विशाल आग के विशाल धुएं को कैप्चर करने के लिए कुछ खास जूम इन नहीं करना पड़ा। हालांकि हर बार जंगल में लगी हुई आग सर्वनाश का संकेत नहीं होती, क्योंकि कैंसास वसंत ऋतु के दौरान प्रेरी घासों को जलाना एक पारंपरिक रीति है, लेकिन उन्हें भी नासा के सैटेलाइट कैप्चर करने से नहीं चूके। जंगल की घास में आक्रामक प्रजातियों को संख्या को कंट्रोल करने के लिए प्रेरी भूमि में जानबूझकर किसानों द्वारा दर्जनों के हिसाब से आग जलाई जाती है। ये एनुअल इवेंट हर साल कुछ दिनों तक चलता है। इन आगों को जंगली आग में बदलने से रोकने के लिए मौसम की स्थिति का सही होना बहुत जरूरी है। आग को कंट्रोल में रखने के लिए हवा की गति ज्यादा से ज्यादा 5 से 15 मील प्रति घंटे के बीच होनी चाहिए और हवा में मौजूदा नमी भी 40 से 70% के बीच होनी चाहिए। अन्यथा अगर हवा बहुत सूखी हुई या हवा बहुत तेज हुई तो यह आग हाथ से निकल सकती है और पूरी प्रेरी भूमि को भस्म कर सकती है। आग से खिलना एक भयानक मामला है भाई। धूल का कटोरा। सहारा का रेगिस्तान धरती पर सबसे सूखा और सबसे गर्म इलाकों में से एक है। यहाँ का तापमान आसानी से 117 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। इस बीच ग्रह के दूसरी तरफ अमेज़न का रेन फॉरेस्ट में इकोसिस्टम का मानो एक पूरा सा भंडार है, जहाँ प्लांट्स की 40,000 से भी ज्यादा प्रजातियां और 4,730 पक्षियों, मछलियों और मैमल्स की प्रजातियां हैं। तो अगर वे कोशिश करें तो इन दो स्थानों के बीच ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, या कम से कम आप ये बात जरूर सोच सकते हैं। आप देखिए, ऊपर अंतरिक्ष में नासा का एक अलग दृष्टिकोण है और उन्होंने इन दो विशाल स्थानों के बीच एक अविश्वसनीय संबंध देखा
देखा है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सहारा रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती हैं, जिससे इस रेगिस्तान की सतह पूरी तरह से हिल जाती है और ये धूल भरी आंधी इतनी तेज गति से चलती है जो सैकड़ों मील तक फैल जाती है और 10 मील से ज्यादा ऊंची हो सकती है। तूफान रेत को उड़ाकर 1600 मील की यात्रा अटलांटिक महासागर के पार तक कराता है, जहां वे अपने आखिरी मंजिल तक पहुंचती हैं और 27.7 मिलियन टन को रेत अमेज़न बेसिन की सतह पर जमा होकर देखने को मिल जाती है। हालांकि कुछ लोगों को रेत के ढेर रफ और इरिटेशन पैदा करने वाले लगते हैं। ये पौधों के लिए के सोने की मिट्टी है। खास तौर पर चाड में इस रेत के बोडेले डिप्रेशन से उठाई जाती है, जो एक प्राचीन झील है। यहाँ नमक की चट्टानें फास्फोरस से भरी होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स पौधों को बढ़ने के लिए जरूरी है। हालांकि अमेज़न के पास भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों का भंडार है, पर इसके बावजूद भी, जैसे कि पत्ती का सड़ना, भारी बारिश होने का मतलब है मिट्टी के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स का धुल जाना, तो सहारा से पहुंचाई जाने वाली रेत भारी बारिश से होने वाले नुकसान को भरने में मदद करती है और इसमें मौजूद फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स अमेज़न के 390 बिलियन पेड़ों को खिला जाते हैं। तो सहारा रेगिस्तान का ये अनाज अमेज़न जंगल के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। तो अगर नासा के सैटेलाइट पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते और हमें अपने ग्रह के बारे में दृश्य नहीं दिखाते, तो शायद ही हम कभी इस राज के बारे में जान पाते। बहुत बढ़िया नासा। बास कतर। तो आप जान गए कि नासा अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में लगभग 1958 से भेज रहा है और पीछे कुछ सालों में उन्होंने कुछ भयानक क्लाइमेट चेंज को ट्रैक किया है। उन्होंने उन शहरों को भी रिकॉर्ड किया जो सबसे असंभावित स्थानों से उभरे हैं, पर शायद इसमें से सबसे खूबसूरत और हैरान करने वाली डेवलपमेंट दोहा में हुई, जो कतर की राजधानी भी है, क्योंकि ये शहर एक प्राचीन अरबी शहर था और अब ये गगनचुंबी महानगर में परिवर्तित हो गया है। कतर देश का इस तरह से तेजी से विकास करना उस सभी काले सोने का व्यापार करने का परिणाम है। काले सोने से मेरा मतलब है ये देश इस वक्त कच्चे तेल की हॉटस्पॉट पर बैठा है। कतर में तेल की खोज 1939 में हुई, पर तेल को निकलने का काम अच्छे से 1949 में शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक कतर ने यहाँ तेल निकालने का काम जारी रखा है, जिससे यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ावा मिला और इसी वजह से दोहा का तेजी से विकास हुआ। 38 सालों में यानी 1984 से 2022 तक लगातार विकास होने से यहाँ के मंजर को भी बदलाव देखा गया। यहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रेत के ऊपर ही फैलने लगे और यहाँ तक कि अब तो समुद्र तट भी मोल्ड किया जा रहा है। आपको बता दूं, खासतौर पर रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री रही है जिसमें भारी निवेश किया गया। हालांकि रहने योग्य स्थान इस रेगिस्तान बहुत सीमित है, पर इससे निपटने के लिए डेवलपर्स ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण शुरू कर दिया। पर्ल कतर आइलैंड को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि 19.9 मील की नई तटरेखा बन जाए और वहां के घर पहले से ही हॉट केक की तरह बिक रहे हैं। 2018 तक यहाँ 27,000 से ज्यादा निवासी रहने लगे और शहर के और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद थी, क्योंकि कतर के पास अभी भी 25 बिलियन बैरल मूल्य का तेल भंडार है। इसलिए डेवलपर्स को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि पैसा कहां से आएगा और हमारा ISS भी शहर में चल रहे इन परिवर्तनों को हर कक्षा के साथ कैप्चर करेगा। रात का चिराग। अंतरिक्ष में होने के कारण ISS को आकाश में सितारों का एक शानदार मंजर दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के पास नीचे प्रशंसा करने के लिए एक तारकीय नक्शा भी है, जिससे लिए दुनिया सबसे ज्यादा आबादी वाले स्थानों में स्थापित सभी आर्टिफिशियल लाइट्स पॉल्यूशन का धन्यवाद। US में आप बता सकते हैं कि न्यूयॉर्क एकमात्र ऐसा शहर नहीं है जो कभी नहीं सोता, क्योंकि पूरे पूर्वी तट पर कुछ चमकते शहर तो हैं ही। तो शिकागो से लेकर अटलांटा तक और यहाँ तक कि नीचे दक्षिण से जगमगाती ह्यूस्टन तक और पश्चिमी तट पर लॉस एंजलिस शहर रात में इतना चमचमाता है कि सभी मिड वेस्ट राज्य जोड़ के भी नहीं चमकते। इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ कई स्ट्रीट लाइट्स को इस तरह से बनाया गया है कि वे हर दिशा में रोशनी फैलाती हैं। यहाँ तक कि आकाश की तरफ भी बताया जाता है कि शहर की 40% बिजली बिल स्ट्रीट लाइटिंग में चली जाती है और इसमें लगभग आधा हिस्सा सिर्फ बर्बाद होता है। हालांकि एक स्काई ग्लो इफेक्ट पैदा करता है, लेकिन नीचे जमीन पर सितारों का चमकना बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। पर अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री हर राज्य के राजधानी शहरों का पता लगा सकते हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्री अपने कुछ रंगों से बता सकते हैं कि कौन सा शहर कौन सा है। जरा रात के वक्त टोक्यो पर एक नजर डालें। यहाँ की अलग अलग हरे रंग की छाया मरकरी वेपर लैंप का परिणाम है, जो नीले हरे रंग के साथ सफेद रोशनी उत्पन्न करती हैं। इसी बीच इससे भी ज्यादा मॉडर्न शहर सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं, जो बोल्ड नारंगी रंग के साथ चमकते हैं, जिसका नजारा उत्तरी यूरोप में देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रियों को हमेशा अपने GPS की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे प्रकाश के वितरण से बता सकते हैं कि ऊपर की परिक्रमा कहां पर कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ब्लैकआउट है वे दक्षिण कोरिया का है और इस चमकदार शहर के बगल में उत्तरी कोरिया सियोल भी है। और तो और अंतरिक्ष यात्री काहिरा को 1 मील दूर से देख सकते हैं, क्योंकि चमकते इजिप्ट की राजधानी नील नदी के किनारे बसी हुई है। लेकिन इनमें से सबसे मॉन्यूमेंटल इवेंट जो नासा द्वारा रात में इस धरती के ऊपर चक्कर लगाते हुए देखा गया है, वो है चीन का तेजी से विकास की तरफ बढ़ना। रात के वक्त ये देश बिल्कुल मिल्की वे जैसा दिखता है। यहाँ का बीजिंग शहर एक बहुत ही साफ ग्रिड पैटर्न की तरह चमकता है, जिसकी वजह शहर में होने वाले कॉन्सेंट्रिक रोडवेज है, जो शहर को बहुत हद तक एक्सपेंड करता है और साथ ही यहाँ के 21.3 मिलियन लोगों की हलचल वाली आबादी के लिए धन्यवाद। और जैसे जैसे चीन अपने शहरों में बदलाव करना जारी रखता है, वैसे वैसे इन रोशनी का प्रसार जारी रहेगा। भाई, उन अंतरिक्ष यात्रियों को सोने में परेशानी तो होती होगी अगर दुनिया में ज्यादा रोशनी होगी। तो आप इनमें से किस चीज को अंतरिक्ष में देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया। देखने के लिए शुक्रिया। देखने के